स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है फॉर माय चैनल, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में पूरे जो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स और साथ साथ फार्मूला वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। अब मूव करते हैं हम माइंड मैप की तरफ। तो ये जो माइंड मैप है आपको बेसिकली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द रोटेशनल मोशन एंड टू रिलेट द जो भी कंसेप्ट्स है आपके वो रिलेट करने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हमने सर्कुलर मोशन का भी हमने माइंड मैप देखा था, उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी देखने वाले माइंड मैप। तो माइंड मैप में जब हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ टॉपिक्स को रिलेट करेंगे, साथ वन बाय वन पढ़ लेंगे और कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसी आएंगी, टर्म्स भी ऐसे आएंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिकली ये माइंड मैप में जब डेरिवेशन की बात आती है तो उसको हम किस तरह से डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो माइंड मैप इज़ नथिंग बट, इसकी जो डेफिनेशन है आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आपने लास्ट क्लास में अगर वीडियो देखा होगा तभी भी आपको यहाँ पे पता चला होगा। तो माइंड मैप इज़ अ पावरफुल नोट मेकिंग मेथड। माइंड मैप जो है वो पावरफुल नोट मेकिंग मेथड है। ओके, माइंड मैप not only highlight the important fact but also shows the overall structure of the subject and the relative importance of the individual part। तो यहाँ पे हम सब बार वन बाय वन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दे आर ग्रेट व्हेन यू नीड टू थिंक क्रिएटिविटी एंड दैट कैन हेल्प टू मेक अ न्यू कनेक्शन बिटवीन योर आइडियाज़ के बारे में न्यू कनेक्शन बनाने के लिए माइंड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान दे के देखिएगा और आपके जो सारे कंसेप्ट है वो पूरे चैप्टर के इस माइंड मैप में कवर अप होने वाले हैं। तो बेसिकली रोटेशनल जो मोशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट की, अगर इस दो पार्ट के बगैर आप रोटेशनल मोशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले बात आती है तो रोटेशनल बॉडी की, मतलब रिजिड बॉडी। जो रोटेशनल मोशन में बॉडी यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी बॉडी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो बॉडी आती है वो हमारे पास आती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जो है जिसका ज्योमेट्रिक शेप साइज अनचेंज रहता है, वो जैसे कि तैसा रहता है। उसके बाद हम डील करते हैं वो है रोटेशनल मोशन की तरफ। क्योंकि जब आप रिजिड बॉडी के बारे में सोचते हैं तभी आप वहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, रिजिड बॉडी इज नथिंग बट क्या है कि बॉडी हुज ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर द एनी एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और मोशन और ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन दी गई है एक्सटर्नल के फोर्स, ओके, कि एक एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो ज्योमेट्रिकल शेप और साइज चेंज नहीं होने वाले, उसको क्या बोलते हैं हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं किस तरह से क्या क्या रिजिड बॉडी होती है। अगर रिजिड बॉडी के बारे में हम बात करते हैं तो रिजिड बॉडी की जो बेसिकल मतलब जो इम्पोर्टेंस आती है वो ट्रांसलेशनल मोशन में आती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया फर्स्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आप उसे क्लिक करने के बाद आप पूरी तरह से रोटेशनल और ट्रांसलेशन के बारे में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन इज अ मोशन बाय विच a body shifts from one point to another point or one space to another space। ओके, तो यहाँ पे जो लीनियर पैरामीटर्स होंगे वो बॉडी के चेंज नहीं होंगे और रिजिड बॉडी परफॉर्म्स प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और रिजिड बॉडी एक ही ऐसी बॉडी है जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन आपको दे सकती है, और कोई भी बॉडी यहाँ पे नहीं है जो आपको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दे सके। ओके, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए यहाँ पे आपको सबसे मतलब जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन देने वाली है वो सिर्फ रिजिड बॉडी ही दे सकती है। और यहाँ पे लीनियर पैरामीटर पूरी तरह से सेम रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पे? लीनियर पैरामीटर पूरी तरह से सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो लीनियर पैरामीटर यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, या फिर वेलोसिटी वी हो गई, या फिर हमारे पास एक्सेलरेशन ए हो गया। तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ये हो गई हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन यानी रिजिड बॉडी के बारे में बात। अब जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है रोटेशनल मोशन के बारे में। वो बात आती है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी
ओके, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी दी गई है उसके जो लीनियर पैरामीटर सेम है, उसी की मोशन along the axis of rotation. The motion of rigid body about its axis of rotation is called as rotational motion. तो जो rotational motion, जैसे हम अगर एक डोर का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, तो वो जो ये एक्सिस है इसकी, और इस एक्सिस के अलोंग वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। उस एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। जैसे मतलब अगर हम बात करते हैं डोर के बारे में, तो ये एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है ओपन और क्लोज के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, ओके, रोटेशनल मोशन में, वो यही आ जाता है कि अगर हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में, या फिर कोई अदर टॉपिक की रोटेशनल मोशन की, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। तो रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बाद हम देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ जो एंगुलर पैरामीटर चेंज हो रहे हैं उसके अलोंग क्या क्या हो सकता है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इज नथिंग बट व्हेन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहते हैं, एक ही सेंटर पे लाई करते हैं, और उसके जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे सर्कल ले लिया, उसका सेंटर एक ही है, और इस सर्कल के अलॉन्ग गोल 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 जो है वो अदर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, घूमेंगे। तो उस एक्सिस को अगर सेंटर से डाल देंगे एक रॉड को या फिर कुछ भी, तो उस इसको हम बोलने वाले हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको क्या बोलने वाले हैं हम यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हेन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल्स, इस बॉडी के पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करने वाले हैं, और उस सर्कल के सेंटर से अगर हम एक एक्सिस डाल देते हैं तो उसको हम बोलने वाले हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे बोलने वाले हैं। अब राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता चल गया, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन रोटेशनल मोशन ऑल द एंगुलर पैरामीटर्स आर सेम। क्या होता है यहाँ पे, जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स है वो क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एंगुलर पैरामीटर मतलब थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एक्सेलरेशन अल्फा, ये जो एंगुलर पैरामीटर्स है वो सेम होंगे और वो नहीं चेंज होगी। जब इसकी बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद ही रखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग बट द इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास of each particle and the square of perpendicular distance from the axis of rotation. Okay, it's nothing but the summation I m I r I का स्क्वायर। आपको ये याद ही रखना होगा, डेफिनेशन सिंपल है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं तो वहाँ से अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, दोनों का समेशन कर लेंगे प्रोडक्ट करने के बाद, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लर्न कर लिया, तो उसके जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में थोड़ा हम लर्न कर लेते हैं, ताकि जो सिग्निफिकेंस है उसी हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पॉइंट पे डिपेंड रहता है, या फिर वो किस किस पॉइंट से हैम्पर हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मास एंड शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीनों पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हम लर्न पूरा वीडियो के बारे में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में। तो होप सो कि वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लीनियर में फोर्स लेते हैं, उसी तरह से हम एंगुलर में फोर्स की जगह यहाँ पे टॉर्क लेते हैं। इन लीनियर मोशन force is applied on the body, F is equal to ma, where m is the mass of the body and a is the acceleration। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एंगुलर की, तो एंगुलर में हमारे पास आ जाता है
टॉर्क आ जाता है। तो सेम इन रोटेशनल मोशन द टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड ए इज एंगुलर एक्सेलरेशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, है ना, एज द मास ऑफ द बॉडी प्लेज इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जैसे मास का जो भी प्रेजेंस है, उसी तरह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रेजेंस रहने वाला है जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यहाँ पे रोटेशनल में हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। उसी हिसाब से अगर हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो मोमेंटम इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, वाइल द एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो इतने सारे जो फिजिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो चुका है, उसी तरह से फिजिकल जो भी इंपॉर्टेंस थे हमने यहाँ पे देख लिए। अब जो मूव करते हैं हम, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फार्मूला क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर या फिर 1 टू एन एम आई आर आई का स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिया। अब मूव करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की तरफ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, so at it passes same moment of inertia as the body. It also called as root mean square distance between the axis of rotation. जैसे एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ओके, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से और यहीं से अगर एक्सिस पास होती है, ओके, सेंटर ऑफ मास से, तो जो एक सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे, ओके, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस, उस दोनों के बीच में का डिस्टेंस बिटवीन किस का, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस रोटेशन पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, होल मास से, ओके, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे पूरी तरह से मास हमारा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस आ जाएगा उसे हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोल सकते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंस क्या क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन के। उसके बाद या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस भी उसे हम बोल सकते हैं, किस तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के। तो जो हमारे पास फार्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, वो हो जाता है के इज इक्वल टू अंडर आई बाय एम। ओके, एक रिजिड बॉडी दी गई है आपको और ये रिजिड बॉडी के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है यहाँ से, ओके, और जो सेंटर ऑफ मास, मतलब जो जितना भी बॉडी का पूरा मास है यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसे हम बोलने वाले हैं के। ओके, फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट आई बाय एम। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतना ज़्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बढ़ने वाली है, ओके, या फिर इसका छोटा हो जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, इफ़ जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इफ देर इज चेंज इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन गेट्स चेंज्ड ड्यू टू दिस रेडियस ऑफ गायरेशन आल्सो चेंज। इसकी वजह से रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट्स मेजर्स, क्या मेजर करता है कि कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है उसके दूर, कितना दूर है, क्या दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का है, ये भी यहाँ पे मेजर करता है। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, ओके, स्मॉल होगी। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल। अगर दूर हो जाती है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। सिंपल है और कुछ यहाँ पे ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे खत्म हो चुके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, दो अलग अलग टॉपिक है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो सिंपल है, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको बस दो ट्रायंगल कंपेयर करने की ज़रूरत है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ओ सी, मतलब ओ सी एन, ये जो वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा ओ सी प्लस सी एन वाला, और डी और छोटा वाला जो ट्रायंगल है सी एन वाला। इन दोनों ट्रायंगल को अगर
अच्छे से कंपेयर कर लेते हो, रीअरेंजिंग द टर्म कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो IC है वो हमें दिया गया है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमें दिया गया है, तभी हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी आपको यहाँ पे 3 एक्सिस दिए गए हैं, IZ, IX एंड IY। तो आपको ये कोई भी एक ट्रायंगल अगर कर लेते हैं यहाँ पे OPN या फिर OPN या फिर OPM, ये दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल अगर कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए ये जो पैरेलल है तो इसको पैरेलल हो जाएगी तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो आप कंपेयर करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं सिंपल वे में, कोई यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे डेरिवेशन अगर आप देखते हो तो ये मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स के लिए थ्योरी में पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं, और इसका डेरिवेशन मतलब जो भी है वो मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी सारे थे वो हमने यहाँ पे देख लिए किस तरह से यहाँ पे रिलेटेड है क्वांटिटीज, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मतलब ये भी देख लिया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो अब जो मूव करने वाले वो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज। तो किस तरह से हम वेरियस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि हमने यहाँ पे फुल टर्म में हमने यहाँ पे किया है। बस आपको एक बात जो यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन से अगर हमें निकालना है तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन के लिए वो बॉडी मस्ट बी यूनिफॉर्म, क्या रहनी चाहिए, मस्ट बी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्या, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है परपेंडिकुलर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर रॉड। तो यहाँ पे दिया गया कंटिन्यूस रहना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन लगा के वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x लिया है, और जो x बेसिकली x डिस्टेंस से हमने छोटा सा पार्टिकल लिया है, कंसिडर अ रॉड, ओके, जिसकी लेंथ है l, उसमें से एक पार्टिकल लिया है x डिस्टेंस पे जिसका dx विड्थ है और dm जो है यहाँ पे मास है। ओके, तो dx एंड dm का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि i इज इक्वल टू एम आई, तो छोटा सा di इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm इंटू dx। बट dx एंड dm दिस क्वांटिटीज आर नॉट इन क्या बोलते हैं उसको, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ये मास है और ये डिस्टेंस है, दोनों में का अगर एक भी कांस्टेंट रह जाता है तब हम उसे निकाल सकते थे बाहर, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे dx को इन टर्म्स ऑफ dm लिखना होगा। ओके, dx को क्या रखना होगा, इन टर्म्स ऑफ dm, या फिर आपको dm को इन टर्म्स ऑफ dx लिखना होगा, तो कुछ भी आप यहाँ पे करके लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे x डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है हमारे पास x, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू, ओके, समेशन इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वेयर, डी एम इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डी एम को अगर हम एक्स के टर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पे यूनिट पर यूनिट मास का कंसेप्ट लगाना होगा, पर यूनिट मास का हमें यहाँ पे कंसेप्ट लगाना होगा। तो m/l इंटू डी एक्स, m/l इंटू डी एक्स, तो ये रख लेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आई की, तो वो आ जाएगी ml² बाय 12। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ml²/12, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये +l/2 हो जाएगा और ये -l/2 हो जाएगा, तो अपर लिमिट प्लस हो जा रही है माइनस हो जा रही है। इसको सॉल्व करने के बाद dm की वैल्यू भी हमने रख ली है, यहाँ पे dm की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dx m/l आ जाएगा। तो m कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बाहर निकलेगा, तो x² इंटू डी एक्स, तो x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x³ बाय 3 आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट, बट सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म रॉड का। ओके, उसके बाद है प्लेट का, तो प्लेट का सेम वैसे ही हम अगर निकाल लेते हैं तो प्लेट का भी वो जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास mb²/12। प्लेट की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, mb²/12। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे प्लेट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये जो प्लेट है उसको थिकनेस आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ नहीं चलेगा, मास पर यूनिट एरिया आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे क्या हो जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है वो थिकनेस के साथ साथ आ रही, थिकनेस के साथ। तो रॉड के बारे में थिकनेस नहीं आती थी रॉड के पास, है ना। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, m इंटू बी, जो मास पर यूनिट थिकनेस b, ओके, इंटू ए, तो a इंटू बी, तो इसका एरिया हो जाएगा इंटू, तो x के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे, देखिए x के साथ भी एरिया आ रहा है, तो b इंटू एक्स आ जाएगा, b इंटू डी एक्स, तो b कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन a इंटू डी एक्स जो वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे, तो यही हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ओके। तो सिंपली हमारे पास ma² / 12 या फिर mb²/12, बी कैंसिल हो रहा है, तो a²/12 यहाँ पे b²/12 वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम लिमिट यहाँ से a/2, यहाँ से -a/2, ओके, ये -a/2 और ये +a/2, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वैल्यू वो ma²/12। अगर हम इसे b ले लेते हैं तो यहाँ पे mb²/12। सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन का करना है। तो सर्कुलर प्लेट के बारे में सिंपल आ जाता है, सर्कुलर प्लेट इज नथिंग बट, सर्कुलर प्लेट का या फिर सिलेंडर का जो है हम यहाँ पे ले लेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग का इट्स नथिंग बट mr², ओके। सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे mr², ओके, सर्कुलर रिंग का, ओके। सर्कुलर रिंग का अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट डायमीटर, तो अबाउट डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद हो जाएगा 2ID जो हमें निकालना है इज इक्वल टू, जो सेंटर से जा रहा है वो mr² हमें पता है, ओके। तो mr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ID इज इक्वल टू mr², दैट इज नथिंग बट ID इज इक्वल टू mr²/2। यहाँ पे कैसे निकालना है वो हमने बहुत अच्छे से लर्न किया है, आपको आई बटन मिल जाएगा राइट हैंड कॉर्नर में, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, और वहाँ से भी या फिर आप देख पे पता कर सकते हो। टेंजेंट के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ओके, पैरेलल, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mr²/2, mr²/2। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेंजेंट के लिए भी आपको पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, और जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, mr²। सिलेंडर का अगर देख लेते तो सिलेंडर का यूनिफॉर्म है और आर जो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका सिंपल जो सिलेंडर का वो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा यहाँ पे mr², ओके। सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, mr², उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ओके, सिंपली क्योंकि आर जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। सॉलिड सिलेंडर का अगर देख लेते हैं हम, सॉलिड सिलेंडर का पॉइंट टू पॉइंट मास चेंज होता था, ओके, ये भी हमने देखा था उस टाइम पे, पॉइंट टू पॉइंट मास चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम आता है ना, तो वॉल्यूम की वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, ओके। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम रखने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिंपली हो जाएगी mr²/2। क्या आ जाएगी यहाँ पे, mr²/2, क्या आ जाएगी यहाँ पे, mr²/2। सिंपल आपको यहाँ पे डिराइव करें, क्योंकि देखिए सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है कि मास जो पॉइंट टू पॉइंट सेंटर्स की एक्सिस से चेंज हो रहा है, लेकिन हॉलो सिलेंडर में एक हॉलो है, बीच में कुछ नहीं है ना, तो उसकी वजह से वो जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्पीयर की, हॉलो स्पीयर की, ओके। हॉलो स्पीयर के लिए सिंपल यहाँ पे r sin थीटा आपको लगाना होगा, और वो थोड़ा कैलकुलेशन है, मैंने बताया था आपको, उसको डिराइव करना होगा, ओके। उसी हिसाब से यहाँ पे एरिया आ जाएगा, क्योंकि हॉलो स्पीयर है, एरिया ही आ जाएगा। तो अगर उसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हॉलो स्पीयर के लिए 2/3 mr², 2/3 mr² वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो सॉलिड स्पेयर के लिए अगर हम बात करते हैं, सॉलिड स्पेयर के लिए भी आपको x डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने हॉलो स्पेयर का लिया था, ओके, तो यहाँ पे सॉलिड स्पेयर के लिए वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सॉलिड स्पेयर के लिए वो आ जाएगी 2/5। क्या आ जाएगी, 2/5 mr²। यूनिफॉर्म डिस्क का अगर लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे टेंजेंट के लिए, यूनिफॉर्म का डिस्क का जो आ जाता है वो आ जाता है mr²। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी mr²/2। क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, mr²/2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, डायमीटर के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, और उसी हिसाब से परपेंडिकुलर इट्स प्लेन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ओके। तो टेंजेंट के अलॉन्ग अगर हम निकाल लेते हैं, ओके, टेंजेंट के अलॉन्ग, या फिर हम सबसे पहले यहाँ पे अबाउट डायमीटर निकाल लेते हैं, तो डायमीटर के लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम लगाना पड़ेगा, और वो हो जाएगा mr²/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी mr²/2। उसके बाद हम टेंजेंट के लेते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5/4
एम आर स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5/4 एम आर स्क्वेयर आ जाएगी। उसके बाद जब हम लेते हैं डिस्क की वैल्यू या फिर अबाउट इट्स प्लेन की वैल्यू अगर ले लेते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही 3/2 एम आर स्क्वेयर। 3/2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम आर स्क्वेयर। ओके, तब मूव करते हैं हम सॉलिड स्फीयर की तरफ, सॉलिड सिलेंडर की तरफ। ओके, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर के लिए सिंपल आ जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 2। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आर स्क्वेयर बाई 2। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सारे बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देख लिया है अच्छे तरीके से। अब जब आप बात करेंगे इसकी तो आपको जो आगे जो आपको यहाँ पे आने वाला है वो है हमारे पास, जब हम सारे बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर लेते हैं तो वो 3 डेरिवेशन है जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। 3 डेरिवेशन जो एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे गए। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन में डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी का, उसके बाद आता है हमारे पास टॉर्क का, और उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम का। तो इस तीनों को भी डिराइव करने के लिए बहुत अच्छे से कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले, तीनों को भी हम एक बाय वन करेंगे। ओके, फॉर पार्टिकल 1 2 एंड 3 उसका समेशन, टॉर्क के लिए भी फॉर पार्टिकल 1 2 एंड 3 उसका समेशन, एंड देन यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर पार्टिकल 1 एंड 2 एंड 3 उसका भी समेशन। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, मैं यहाँ पे 1 पार्टिकल के लिए लिख लेता हूँ, फिर बाद में उसको हम डिराइव कर लेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है हमें तो फॉर 1 पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, फॉर पार्टिकल 1 हो जाएगा तो m1v1 हो जाएगा। ओके, बट वी नो दैट v1 इक्वल टू, मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वन। ओके, तो r1 ही आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा कॉन्स्टेंट रह जाएगा। फॉर पार्टिकल 1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, हाफ m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। फॉर पार्टिकल 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्टिकल 2 हाफ m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। फॉर पार्टिकल 3 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हाफ m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। ओके, तो इन तीनों का अगर हम इन जनरल लेते हैं और समेशन कर लेते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दोनों तीनों का समेशन, काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 2 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 3, तो इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ m2, तो हाफ m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस, ओके, हाफ m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर हाफ अगर हम कॉमन निकाल लेते, ओमेगा स्क्वेयर अगर हम कॉमन निकाल लेते तो बचने वाली जो वैल्यू है m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 स्क्वेयर। ओके, तो सिंपल आ जाएगी m ओमेगा स्क्वेयर, और ये जो हो जाएगा हमारा हाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेटिंग किया हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, सिंपल है। ओके, ये काइनेटिक ही का होगा। अब टॉर्क के बारे में बात करते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स, तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना। तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं, बारे में हमको फोर्स एनालॉगस है ना, तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना होगा। ओके, तो फोर्स इज नथिंग बट द, क्या हो जाता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे हमें एनालॉगस प्रॉपर्टी की देखने के बाद, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमने लीनियर लिया था, सबसे पहले यहाँ पे भी लीनियर लेना पड़ेगा हमें। ओके, तो लीनियर के बाद हम उसको फोर्स टॉर्क के बारे में देख लेंगे। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, एम इंटू ए, तो फॉर पार्टिकल 1 फिर हमें पता है कि अगर हम इसको एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, ओके, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम आर अल्फा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फॉर पार्टिकल 1 के लिए क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 इक्वल टू M1 R1 अल्फा। अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है। ओके, फॉर पार्टिकल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 R2 इंटू अल्फा। फॉर पार्टिकल 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, M3 R3 अल्फा। ओके, M3 R3 अल्फा। तो ये तीनों क्वांटिटीज हो चुकी है हमारे पास, लेकिन हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो आर ही है जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। ओके, तो फोर्स इंटू आर। तो फॉर पार्टिकल वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू, तो फॉर पार्टिकल वन हो जाएगा एफ वन इंटू आर, दैट इज आर वन। तो एफ वन की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे एम वन आर वन इंटू ओमेगा इंटू आर वन, दैट इज एम वन आर वन स्क्वेयर इंटू सॉरी अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, इंटू अल्फा। फॉर पार्टिकल टू, टाउ टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ टू इंटू आर टू, दैट इज एम टू आर टू अल्फा इंटू वी टू इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वेयर अल्फा। फॉर पार्टिकल थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ थ्री इंटू आर थ्री, दैट इज एम थ्री आर थ्री अल्फा इंटू आर थ्री, दैट इज एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर इंटू अल्फा। तीनों का समेशन कर लेंगे तो टोटल टाउ आ जाएगा। तो टोटल टाउ इज इक्वल टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री। तो यहाँ पे एम वन आर वन स्क्वेयर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर अल्फा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास आई इंटू अल्फ़ा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। सिंपल वे में हमने यहाँ पे भी निकाल लिया है। अब जब मूव करते हैं हम, थर्ड जो हमारे पास है वो है एंगुलर मोमेंटम का। ओके, एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको पहले लीनियर निकालना होगा, उसको आर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम इन नथिंग बट हमारे पास फार्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम एल इज इक्वल टू सॉरी पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। ओके, बट वी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर इंटू ओमेगा। ओके, पार्टिकल वन के लिए क्या हो जाएगा, पी वन इज इक्वल टू एम वन आर वन इंटू ओमेगा। फॉर पार्टिकल पी टू क्या हो जाएगा, एम टू आर टू इंटू ओमेगा। फॉर पार्टिकल पी थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम थ्री आर थ्री इंटू ओमेगा। ओके, तो ये होगा लीनियर। तो एंगुलर के लिए यल इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस आई, सॉरी पी क्रॉस आर, है कि नहीं। तो उसको हम अगर लिख लेते हैं यहाँ पे आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी के मतलब यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एम वन आर वन स्क्वेयर इंटू ओमेगा हो जाएगा। फॉर पार्टिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा हो जाएगा। फॉर पार्टिकल थ्री एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर ओमेगा हो जाएगा। टोटल अगर एल निकाल लेते तो एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, देखिए वही सेम प्रोसीजर है। लीनियर निकालना है, उसको एंगुलर में कन्वर्ट करना है, लीनियर निकालना है, एंगुलर में कन्वर्ट, लीनियर निकालना है, एंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर ओमेगा। ओमेगा अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है हमारे पास, क्या बच जाता है यहाँ पे, एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर इज नथिंग बट आई इंटू ओमेगा, दैट इज नथिंग बट आवर एंगुलर मोमेंटम। तो होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, बस मैं आपको लिंक करना बता रहा हूँ किस तरह से लिंक करना है। यहाँ पे लीनियर के एंगुलर, लीनियर टू एंगुलर, लीनियर टू एंगुलर, ये लीनियर टू एंगुलर, लीनियर टू एंगुलर और लीनियर टू एंगुलर, इस तरह से हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको लर्न भी करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको। ओके, तो कंजर्वेशन जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में अगर आप देख लेते हो तो वो सिंपल बात है कि किस तरह से कंजर्व हो जाता है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम हमारा आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट कंजर्व, है ना, एंगुलर मोमेंटम का ही टॉपिक है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिंपल है। कंजर्वेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे किस तरह से, डी आई बाई डी टी मतलब डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाता है, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, बैलेट आंसर करना है। ओके, है ना, या फिर बैलेट आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे, उसके बारे में भी हमने देखा था किस तरह से पॉइंट आता है। तो यहाँ पे नथिंग बट एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी,
वेक्टर फॉर्म में इसको अगर हम लिख लेते हैं तो आर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को तो डी एल बाई डी टी क्या आ जाता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, डी एल बाई डी टी इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं कि I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। अगर दो बॉडीज है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है तो एंगुलर मोमेंट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो जाता है एक से दूसरे का तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके एग्जांपल सिंपल है हमारे पास बैलेट डांसर का, बैलेंस करने के लिए, फिर या फिर डाइविंग इन स्विमिंग पूल के लिए जो हम यहाँ पे हैंड्स लेते हैं वो भी हमारे पास एक अच्छे तरह से एक एग्जांपल हो जाएगा किस तरह से। ओके, हैंड्स और लेग, जैसे देखिए एक बैलेट डांसर है जो हैंड्स की मूवमेंट या फिर लेग्स की मूवमेंट करती है तो वो खुद को बैलेंस करने के लिए, ओके, जो हैंड्स उसके अगर आउटर हो जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, हैंड्स अगर फोल्ड हो जाते हैं उसकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है और कंजर्वेशन लगाना है उसी हिसाब से। ओके, तो जो स्पिनिंग टॉपल होता है ना, वाई डज अ स्पिनिंग टॉप नॉट टॉपल, जो हमारा जिसे हम भौरा बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो घूमता है तो वो क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन जो उसको मिल रही है अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी वजह से वो गोल गोल घूमने का ट्राई करता है और गोल गोल घूमता भी रहता है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उसका डिस्क्रिप्टिव व्यू हमने बहुत अच्छे से किया है, किस तरह से रोलिंग मोशन आता है, उसका डेरिवेशन भी हमने बहुत अच्छे से लर्न किया है। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन जो कंसिस्ट करता है वो दो टाइप से, मतलब यहाँ पे दो टाइप के रोलिंग मोशन, दो टाइप यहाँ पे मिक्स होते हैं और एक टाइप बनाते हैं, वो है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स, विच आर दो टाइप, यहाँ पे दो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की कॉम्बिनेशन हो जाती है, दैट इज E इज इक्वल टू ए टी प्लस आर वेन बॉडी है ना रोल्स ऑन अ सरफेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन, दैट इज E इक्वल टू ए टी प्लस आर। ई टी मतलब ट्रांसलेशनल, ई आर मतलब रोटेशनल, दोनों का अगर हम समेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो वैल्यू इज नथिंग बट द रोलिंग मोशन की वैल्यू। तो रोलिंग मोशन की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम के टर्म में निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर 1 + k² बाय आर स्क्वेयर, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे बन जाती है। और इस हिसाब से हम यहाँ पे फार्मूलेज और जो सॉल्व करने वाले हैं उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाती है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट क्या आ जाती है हमारे पास, वेलोसिटी के बॉडी जो स्टार्टिंग से यू वेलोसिटी 0 है ना, उसको अगर हम डिराइव कर लेते हैं अच्छे से तो v इज इक्वल टू √2gh, ओके, 1 + k² बाय आर स्क्वेयर। और वही अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स वैल्यू आ जाती है साइन थीटा के टर्म्स में, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय आर स्क्वेयर। बस यही आपको यहाँ पे याद रखना है। डेरिवेशन तो हमने अच्छे से सॉल्व कर ही लिया है। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे कवर अप किए इन द माइंड मैप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, होप सो, मैं करता हूँ कि यही सोच के समझ के चलता हूँ कि आपको सारे पॉइंट इंटर कनेक्शन या फिर इंटरलिंक करने आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस गंदे आ रहे तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं और इम्प्रूवमेंट करके मैं आपको बता सकूं। अगर आपको डिसलाइक करना ही है तो डिसलाइक रीज़न अगर लिख लेते हो तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा और आपको एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगा जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से या फिर आपके जो स्कोरिंग के हिसाब से आगे बढ़ने के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो आपको कमेंट करना ना भूलना नहीं है। तो अगर आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं या बुरे हैं। अभी तक तो आपके कमेंट बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, होप सो कि आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर गलती होती है तो प्लीज़ आपको मुझे मेंशन करना होगा ताकि मैं आपको यहाँ पे आपको वो गलती मेरी सुधार सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक के बारे में बता सकूँ। जो पैंडमिक इफेक्ट हुआ है हमारे पास जो कोरोना का, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो पैंडमिक इफेक्ट चल ही रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड में लॉकडाउन शुरू हो चुका है, सेकंड लॉकडाउन उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे। हमारे इधर ज़्यादातर नहीं हो चुका है क्योंकि
टेम्परेचर का डिफरेंस बोलते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, या फिर कोई अदर भी टॉपिक हो सकता है कि जिसकी वजह से इसका पैंडेमिक इफेक्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा है। बट जैसे महाराष्ट्र में, जैसे अगर हम स्टेट कर लेते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई और इंडिया में मुंबई और दिल्ली, ये दो स्पॉट्स है जो हॉटस्पॉट माने गए हैं। कुछ देर तक आगरा में भी थे लेकिन वो कम हो चुके हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आपको मास्क पहन के ही बाहर जाना है, कुछ भी काम करना हो, क्योंकि इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम द जब जो वायरसेस है या फिर कोई अदर भी बैक्टीरियाज है, उससे भी आप प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि जापानीज़ में ये क्यों नहीं ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, संक्रमित नहीं हो चुका है, उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं, और उसकी वजह से उनको वहाँ पे ज़्यादातर नहीं हो चुका है, ज़्यादातर उसका स्प्रेड नहीं हो चुका। आपको भी मास्क पहनना है, चाहे कोरोना हो या ना हो। ओके, यहाँ पे पीपल्स है कोरोना वाले या फिर नहीं हो, फिर भी आपको मास्क पहन के जाना है, या फिर आप रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बांधने के लिए आपको यूज़ करना ही है। ओके, प्रिकॉशंस लीजिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। Thank you so much for your love and support. Thank you so much for liking my videos. Thank you so much for watching my videos. अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे सजेशन दे दीजिएगा, ताकि मैं वो उसको सुधार सकूँ। थैंक यू।